मेरा नाम प्रियंका है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा ससुराल बहुत खाता-पीता और अच्छे घराने से था। मेरे ससुराल जाते ही घर की सारी ज़िम्मेदारी मुझे दे दी गई थी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बहू थी और भगवान की दया से मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। दिन धीरे-धीरे ऐसे ही गुज़रते चले गए। जब मेरा बड़ा बेटा जवान हो गया और मैंने उसकी शादी करवा दी। लेकिन उसकी पहली शादी में इतना अजीब किस्सा हुआ था कि मैं उसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख्याल ज़रूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था। वो इस खानदान का इकलौता सहारा था जो अच्छा कमाता था, इसीलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। शादी की रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था और मैं फिक्रमंद हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी ही तरह फिक्रमंद थी। वो बोली कि आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही परेशान हूँ। अब तो सब मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से काफी लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत गुस्से के साथ आए थे, इसीलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसकी ये बीवी पहली बीवी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। बाहर नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी देवरानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी, मुझे लगता है कि उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी देवरानी ने कहा, तो क्या हो गया है, उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी में थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफी शॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगी और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरी देवरानी ने कहा कि आजकल कोई भी नहीं इतना थकता, लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 1 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो, सभी रस्में हो चुकी है, हर कोई नाच गाना गा गा कर थक गया है, बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी देवरानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे छोटी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातों में लगा दिया और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, बाकी सबको कमरे से बाहर निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने खानदान में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना, सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी। आप ये कैसी बातें कर रही हो, वो थोड़ा घबराई हुई सी बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन के कमरे से बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, सब बहुत थक चुके थे, इसीलिए सब सो चुके थे। सर्दी की रातें वैसे भी खामोश होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई कि मेरी आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। कल सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती, लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। ये एक लड़की के चीखने की आवाज थी और वो लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह भागने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास दुपट्टा भी नहीं है। वो तो 2 कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वो घर से बाहर भाग जाना चाहती थी जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और पूछा, बेटा क्या हो गया, आप अपने आप को संभालो। सब उसको संभालने लगी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी की छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू पर तो पानी की छींटे मारने पर भी वो होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था
उसे फौरन अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया गया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करना शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया है। वो सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ और मैं बेचारी अस्पताल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वो कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ टूटी हो या उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया हो। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा विक्रम कहीं चला गया था। फिलहाल मुझे तो बहू की फिक्र थी। मैं हॉस्पिटल वापस आ गई। 3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग हर तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया, सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई थी और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में। मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। ये तो पहले भी हो चुका था जब विक्रम की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी। वो मेरी बेटी की दोस्त थी और वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो उसे बहुत खुशी के साथ घर ले आई थी। उन लोगों ने हमारी बहुत इज्जत की थी। वो एक अमीर बाप की बेटी थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घराना अच्छा लगता था। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वो विक्रम को पसंद करने लगी है और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वो भी कह रही थी, मैंने एक दफ़ा कह दिया कि मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि विक्रम को बुलाओ, हम उससे पूछे कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। विक्रम घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे। वो खामोश था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप ने भी विक्रम को बुरा भला कहा और धमका कर चले गए। वो अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन विक्रम अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहा था। विक्रम के पापा तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। वो चीख चीख कर मुझे बुरा भला कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी लड़की की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। मैं आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश विक्रम के पापा होते तो जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों को मैं अकेला ही सुनती रही। विक्रम बड़ा था। विक्रम से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। विक्रम को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि पता नहीं शायद वो पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है विक्रम दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था कि पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया, वो इतनी ज्यादा डर गई। जितने लोग उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वो खुद ही कहानियां बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियां सच से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये था कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहागरात की रात को ही मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। मुझे उस लड़की ने भी तो कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा,
हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फोन कर दिया। भले ही वो हमसे रिश्ता खत्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उनका हालचाल लेने के लिए फोन किया। फोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज सुनते ही वो भड़क गई थी और बोली, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार, जो आगे से आपने फोन किया। ये खबर सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वो कम से कम 7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी बीवियां उससे डर कर भाग जाती थीं? विक्रम की बात करूं तो विक्रम बचपन से ही सीधा साधा, कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी आदत ऐसी नहीं थी जो एबनॉर्मल हो। विक्रम मेरी पहली औलाद थी। मैंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन मेरे इतने लाड प्यार देने के बाद भी वो बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी खूबसूरती पर फक्र जरूर था। वो कहता कि मेरी खूबसूरती और पर्सनालिटी पर सब मरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ाई में भी अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन बीना को कॉलेज लेकर जाता और वापस से घर लेकर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। मुझे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। बस उसका एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा था, जो विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फोन पर बात भी होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता, मम्मी क्यों ना हम बीना की शादी उसी से कर दे, बहुत ही अच्छा लड़का है। सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन ये जो 2 बार हुआ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वो भाग जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। विक्रम थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब वो घर में थोड़ी बहुत बातें भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि विक्रम की तीसरी शादी करवाऊं और ऐसी लड़की से करवाऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में विक्रम ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। विक्रम की दोनों पत्नियां से तलाक हो चुकी है। मैं ये भी चाहती थी कि जो बहू आए वो मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग ना जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ थी और मैं भी अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अपने बेटे की शादी एक शादीशुदा औरत से करूंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वो तलाकशुदा हो या फिर बेवा हो। और जल्दी मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी जल्दी शादी करनी थी, इसीलिए उन्होंने भी ज्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ ही वक्त रही फिर छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने विक्रम को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे नहीं करनी शादी, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे उससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। विक्रम की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, इन हरकतों के होते तो तेरी शादी भी कभी नहीं होनी। मैं एक माँ हूं ना, इसीलिए सोचती हूँ कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर विक्रम चुप हो गया था। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं विक्रम के दिल में चोर जरूर था। वो नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इस बार लड़की को भरोसे पर लाऊंगी, लेकिन उसे ये नहीं बताऊंगी कि पहले से उसकी पत्नियां डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझाऊंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे बताएं, मैं इस प्रॉब्लम का हल निकाल लूंगी। पर इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करना था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से विक्रम की शादी कर दी। उसका नाम रेनू था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने भी मना किया था कि मम्मी रहने दे भाई को इनके हाल पर, छोड़ दें, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के पास कोई प्रॉब्लम हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। खैर शादी हो गई। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था।
घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियां वगैरह थी और उनकी फैमिली वाले थे। रेनू को मैं विक्रम के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, बेटा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। वो मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने उसको समझाते हुए कहा, बेटा विक्रम इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकत करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुमने सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। रेनू ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया था और रेनू को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई थी। मैं अपने कमरे में नहीं गई। फिलहाल मैं सोफे पर ही लेट गई। रेनू को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। रेनू कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि आंटी आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप इस प्रॉब्लम का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए। रेनू जा चुकी थी और मैं सोफे पर ही लेटी दिल ही दिल में भगवान को याद कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान ये रात अच्छे से गुजर जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। रेनू चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे जैसे तैसे समझा कर थोड़ा खामोश किया था। जब थोड़ा खामोश हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करवा लेती तो आपको और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रेनू तो बहुत ही जिम्मेदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोच रही थी, लेकिन रेनू ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वो विक्रम को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रेनू के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी कर सकते हैं। सदमे की हालत में फोन पकड़े वहीं पर बैठ गई, यानी कि अब विक्रम को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की और खूबसूरत पढ़ी लिखी थी, लेकिन रेनू तो गरीब घराने की थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। रेनू को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तभी वो इतना ज्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में। हम जो दहेज दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं भी दहेज नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है। विक्रम भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त विक्रम पर नजर रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसको देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि उसमें कुछ कमी भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह रहता था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने विक्रम के दोस्त को फोन लगाया, जिससे विक्रम अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे विक्रम के बारे में सब कुछ बताओ, उसने अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें जरूर कुछ न कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और बस वही बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। क्या उसने अपने दोस्त को कभी ये नहीं बताया कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं और मेरी तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने इसलिए नहीं बताया हो क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता होगा। शादी की पहली रात ही पत्नी का भाग जाना, वो भी 3-3 पत्नियां। धीरे धीरे 7 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन विक्रम को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की रात को ही भाग जाती थी। मैंने एक बार फिर से विक्रम की शादी के लिए सोचा।
और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से लाई थी जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 3 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे 3 भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के पिता भी राजी हो गए थे, लेकिन ये बात मैंने लड़की की माँ को नहीं बताई थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी वजह से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है, तो इसमें बुराई क्या है? जो भी कुछ होगा उसे बर्दाश्त कर लूँगी, और वैसे भी सारा कुछ औरतों को ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम खुशी था, पहले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही समझदार लगी मुझे। दिल ही दिल में खुशी हुई कि अगर खुशी मेरे घर की बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। समझदार होने के साथ ही खुशी बहुत ही खूबसूरत भी थी। इस बार शादी घर में हुई थी, सब कुछ ठीक था, और हैरानी की बात तो ये थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी और विक्रम कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है, उसके जिस्म पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं हैं। विक्रम के चेहरे से भी फिक्र नजर आ रही थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि खुशी को जल्दी ही होश आ जाएगा। विक्रम भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं खुशी के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली थी। होश में आते ही वो बाहर की तरफ भागी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास। मैंने खुशी का हाथ पकड़ लिया। खुशी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी। फिर तुम क्यों कह रही हो? लेकिन खुशी मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन खुशी, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम विक्रम की सच्चाई मुझे ज़रूर बताओगी। विक्रम के बारे में मैं सब कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने विक्रम के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन विक्रम मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दें। उसकी आंखों में डर था और मैं उसे रोक ना सकी। खुशी चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में खुशी के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद खुशी ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। विक्रम की 3 पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन खुशी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसका मतलब था कि खुशी अब भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं विक्रम का चेकअप करा कर ही रहूंगी। अपने होशो हवास में तो विक्रम ऐसा कुछ नहीं करने देगा। इसीलिए मैंने एक दिन विक्रम के खाने में नींद की दवाई मिला दी। विक्रम के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने विक्रम के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर चला गया, जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया और मैं फिर बेसब्री से विक्रम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा, विक्रम एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अगर विक्रम नॉर्मल है तो शादी की पहली रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं खुशी के पास गई। उसकी माँ ने तो मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही खुशी समझ गई थी। वो हम लोगों के साथ ज़्यादा देर नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही खुशी बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने उसको बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, खुशी, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है।
एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर खुशी ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी मैं मजबूर हूँ, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अब खुशी किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई, तो फिर मैंने खुशी से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ भी मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो वो डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो मान गई थी। मैं खुशी को अपने घर ले आई। खुशी की माँ ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को भेजा। एक बार फिर से दुल्हन बनाकर मैंने विक्रम के कमरे में बिठा दिया। विक्रम को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि खुशी आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर विक्रम ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं विक्रम के कमरे में ही छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में विक्रम दाखिल हुआ था। उसने एक नज़र सजी सवरी बेड पर बैठी खुशी पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। डरी सहमी सी खुशी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके बैठी थी कि तभी अचानक बाथरूम में किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। आवाज सुनते ही खुशी बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई थी। डर से वो थर थर कांप रही थी। मैं भी हक्का बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो विक्रम गया था, फिर ये औरत की आवाज क्यों आई थी? तभी विक्रम बाहर निकला और विक्रम को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही मेकअप कर रखा था, आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। तुमसे मना किया था ना, मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होंगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ विक्रम खुशी की तरफ बढ़ा था। खुशी चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और विक्रम को रोकने की कोशिश कर रही थी। विक्रम क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? विक्रम ने मुझे जोर से धक्का दिया। कौन विक्रम? मंजू नाम है मेरा। मौका देखकर खुशी कमरे से बाहर आ गई थी। इससे पहले मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। विक्रम की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी खुशी को अपने सीने से लगाए रखी थी। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। विक्रम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने मुझसे कहा था। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी, कुछ नहीं होगा खुशी, चुप हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद विक्रम पर किसी भूत का साया है। खुशी को मैंने अपने रूम में ही सुला लिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 9 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात के बारे में बताया था। साथ ही मैंने डॉक्टर से ये भी कहा था कि मुझे लगता है विक्रम पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया है, मुझे तो विक्रम दिमागी मरीज लगता है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और किसी के कैरेक्टर भी खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना ले, इस बीमारी का इलाज है, अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयाँ के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर विक्रम पर पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं और ये दौरे विक्रम को क्यों पड़ते हैं, उसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। खुशी जाग चुकी थी। मैंने उसे नाश्ता करवाया। नाश्ता करते हुए वो बोली कि मुझे लगता है अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। खुशी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, बेटा सबसे पहले तो मुझे तुम आंटी कहना बंद करो, तुम मुझे माँ कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? खुशी ने हैरानी से पूछा। मैंने खुशी से कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है, विक्रम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, विक्रम बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपनी माँ बाप की हालत को देखते हुए वो मान गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से खुशी को
समझाया था। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका घर भी बस जाएगा। 10 बजे के करीब विक्रम के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला था। मैंने खुशी को कमरे में भेज दिया था। विक्रम एकदम तरोताज़ा तैयार होकर खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने उससे नॉर्मल तरीके से ही बात की थी। बोले, वो पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। विक्रम ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। विक्रम के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं विक्रम के कमरे में गई और उसके कमरे की तलाशी ली। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। सब किताबों में एक ही नाम था, मंजू नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले दिन दूसरी दुल्हन लेकर आया था। मंजू धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगे थे। अब तो किसी शादी में वो दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। मंजू के ससुराल वालों ने उसे पागल कहा, उसे उसकी माँ के पास भेज दिया था। दुल्हन को देखकर मंजू को पागलपन कम नहीं हुआ था और मंजू के कैरेक्टर में ही विक्रम ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और वो जो पढ़ता है वो सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दे। धीरे धीरे प्यार से विक्रम को समझाना पड़ेगा और मंजू के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयाँ से और खुशी और मेरी मेहनत से विक्रम ठीक होने लगा था। खुशी विक्रम के सामने सादा सी रहती थी, कोई भी श्रृंगार नहीं करती थी। विक्रम के रवैये में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में अब मैंने खुशी के लिए प्यार देखा था। खुशी कहीं भी जाती, विक्रम की निगाहें उसका पीछा करती थी। विक्रम का इलाज चलते आज 4 महीने हो चुके थे। खुशी ने जैसे मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जो मुझे खुशी जैसी बहू मिली थी। खुशी अब भी मेरे साथ कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अब विक्रम बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने खुशी से कहा कि आज तो उन्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। खुशी मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि खुशी, आज तुम्हें दुल्हन बनकर विक्रम के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर वो डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि विक्रम अब ठीक हो चुका है। वो भी विक्रम के प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। खुशी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दरवाज़ा खुला रखना। दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भाग आना। रात को विक्रम के आने से पहले ही मैंने खुशी को दुल्हन की तरह सजाया। विक्रम के बेड को भी मैंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया। विक्रम के आने का टाइम हो गया था। मैंने खुशी को बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में विक्रम भी आ चुका था। खाना खाते हुए विक्रम की नज़रें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि विक्रम किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में विक्रम खुद ही बोला, मम्मी, खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं गई हुई है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तू पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी विक्रम के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर खामोशी थी। और फिर कुछ देर में मुझे खुशी और विक्रम की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन वो प्यार में डूबी हुई आवाज़ें थीं। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मैंने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया और अपने कमरे में आ गई और आराम से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो खुशी को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से खुशी के माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? खुशी थोड़ा शर्माई हुई बोली, मम्मी जी, वो विक्रम को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। खुशी को किचन में छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली। आज मेरे विक्रम की और खुशी के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं।